टी खबरों को लेकर इस एपिसोड में हाजिर हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। पंचायत चुनाव के तमाम सारे रंग प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। वैसे भी चुनाव में जब मौसम गर्माता है तो शराब और मुर्गा की पार्टी तो आम बात है, पैसा भी खूब लुटाया जाता है। लेकिन इन पार्टियों के इतर प्रत्याशी वोट हासिल करने के लिए कुछ नए नए तरीके भी अपना रहे हैं, जैसे रसगुल्ला पार्टी, मछली पार्टी या दारू पार्टी, लड्डू पार्टी। मामला आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां सबसे पहला मामला ये देखने को मिला कि प्रत्याशी रसगुल्ला देकर लोगों को मिठास तो उनकी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे मंशा वोट हासिल करने की है। हर घर में 1-1 किलो रसगुल्ला पहुंचाया जा रहा है। मलपुरा पुलिस ने 2 कुंटल रसगुल्ला बरामद किया है। और दूसरा मामला हरदोई जिले का है, जहां पर मछली पार्टी चल रही है। एक गाड़ी में कई कुंतल मछलियां पकड़ी गईं। तालाब से मछली मंगाकर प्रत्याशी लोगों के लिए बनाते भी हैं और घर पे मछली पहुंचवा भी रहे हैं। ये टणियावा थाना क्षेत्र में इस तरह का एक मामला पकड़ा गया है। इसी तरह से अमरोहा में अगर आप जाएं तो वहां पर फावड़े से लड्डू जो है, 2 कुंतल से ज़्यादा लड्डू पकड़ा गया है। बनाया जा रहा था फावड़े से डाल कर। जेसीबी मशीनों से लड्डू की मिलाई चल रही है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस प्रधान पद को इस देश में इस उम्मीद से बनाया गया था कि ये गांव की सरकार होगी, उसमें इतना माल आ गया है कि उसको पाने की खातिर तमाम सारे रस निकाले जा रहे हैं। डिंडौली जो अमरोहा में पड़ता है, वहाँ पर मरीजों को जिस एम्बुलेंस में ढोया जाता है उसमें शराब की सप्लाई हो रही है। कितने सारे रंग हैं और कितने सारे आइडियाज़ हैं जो आप इन पंचायत चुनावों में प्रत्याशी निकाल रहे हैं वोट हासिल करने के लिए, और राज्य निर्वाचन आयोग या पुलिस की नज़र न पड़े इससे बचने के लिए वो तमाम तरकीब भी निकालते हैं। कुल मिलाकर मतदाताओं की बल्ले बल्ले है। कई सारे मतदाता तो भाई हर तरफ से खाते हैं, इधर से भी उधर से भी, जिधर से मिल जाए। दोनों हाथ में कहते हैं लड्डू है, अब तो रसगुल्ला भी मिल रहा है, और शराब और मछली का इंतजाम शाम को है ही है। नकदीकरण की भी उम्मीद लगाए होंगे लोग। तो ये चुनाव बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव है, और जिस तरह से ग्राम प्रधानों की पावर बढ़ी है और जिस तरह से उसमें फंडिंग है, तो वो पढ़े लिखे लोगों को, बीटेक, एमटेक और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल किए हुए लोगों को भी इसमें आने के लिए मजबूर कर रहा है। इस प्रधानी के चुनाव में जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक मतदाताओं की चांदी है। उसके बाद तो फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जिस दिन मतदान हो जाएगा उसके बाद वैसे भी मतदाताओं को कोई पूछेगा नहीं फिर 5 साल। गांव में बट रही रसमलाई और काला जाम और लड्डू पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि तरह तरह की ग़िज़ा मिल रही है इलेक्शन में। कहीं पुलाव तो कहीं पूरियां भी होती हैं, लेकिन वो किसको वोट दे जो हर ओर की खाए हो, और नमक हलाल की अपनी कुछ मजबूरियां भी होती हैं। यूपी सरकार के एक फैसले ने रातों रात पुलिस महकमे को चौंका दिया। सरकार ने सीबीसीआईडी के डीजी और एडीजी को अचानक पद से हटा दिया। डीजी विश्वजीत महापात्रा और एडीजी सतीश कुमार दोनों को हटाने के बाद वेटिंग में डाल दिया गया। इसे लगता है कि सरकार उनसे नाराज थी। उनकी जगह पर अब पीवी रामा शास्त्री को सीबीसीआईडी का नया डीजीपी बनाया गया है। उनके साथ साथ आरके स्वर्णकार नए एडीजी होंगे। डीजी और एडीजी को इस तरह से हटाने का रहस्य जो है वो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
इसके पीछे सरकार की नाराजगी का कारण क्या रहा, ये लोग जानने में लगे हैं। बताया ये जाता है कि आबकारी महकमे की एक जांच को लेकर यह कार्रवाई की गई है। ये मामला पूर्वांचल के एक बहुत बड़े शराब माफिया से जुड़ा हुआ है, जिस पर सरकार का जो भी निर्देश रहा हो उसको अमल में लाने में ये अधिकारी देर कर रहे थे, ढिलाई बरत रहे थे, और इसके कारण फिर सरकार के को भाजन का उनको शिकार बनना पड़ा। तो सीबीसीआईडी की जांच इसलिए कराई जाती है कि सिविल पुलिस जितनी तेजी दिखा रही है उस पर थोड़ा पानी डालकर ठंडा कर दिया जाए, और जो आरोपी हैं वो कई बार गिरफ्तारी से बचने के लिए भी ये हथकंडे अपनाते रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब आरोपियों के कहने पर कोई भी जांच सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र नहीं होती है, लेकिन जो पहले से चल रही है या सरकार जिन मामलों में चाहती है वहां पर कुछ खेल हो ही जाते हैं। सीबीसीआईडी के डीजी और एडीजी का इस तरह हटना पुलिस महकमे में चर्चा का विषय है। लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि आखिर क्या नाराजगी थी, कौन सा ऐसा मामला था जिसमें इतनी बड़ी कार्रवाई सरकार ने अचानक की। अब ये जो दोनों अफसर आए हैं, क्या इस पर सरकार की मंशा पर खरे उतर पाएंगे? हालांकि अगर सीबीसीआईडी में आप देखें तो दो एडीजी पहले से ऑलरेडी तैनात हैं। एक तो हैं एलबी एंटनी देव कुमार और दूसरे हैं दावा शेरपा। ये दो पहले से तैनात हैं, यानी कि सीबीसीआईडी में अब एक डीजी और 3 एडीजी होंगे। ठीक है भाई, एडीजी बहुत हैं, जगह खाली है, चलो कहीं ना कहीं पोस्टिंग दे दी, काम करते रहें, जांच होती रहे। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि सरकार जिस मामले में रियायत चाहती थी, अधिकारी रियायत देने में देरी कर रहे थे। आबकारी का वो कौन सा मामला है, इसको लोग जानने की कोशिश में लगे हैं। प्लास्टिक कचरा हमारे समाज और सरकार दोनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, पर्यावरण के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। लेकिन अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो इस कचरे से भी रोजगार पैदा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक ऐसा ही अभिनव प्रयोग या कहा जाए चमत्कारिक प्रयोग देखने को मिल रहा है। वाराणसी नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं गौरांग राठी, उन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मामला है प्लास्टिक वेस्ट बैंक से जुड़ा हुआ। इसमें नगर निगम द्वारा एक ऐसा बैंक स्थापित किया गया है जिसमें पैसा नहीं जमा होता है, कचरा जमा किया जाता है, और कचरा जमा करने के बदले पैसा दिया जाता है। अपने आप में अच्छा प्रयोग है। 2014 बैच का यह आईएएस अफसर नौजवान है, मेरठ के रहने वाले हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से वो स्नातक हैं, और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए उन्होंने ये अभिनव प्रयोग किया है। ये जो बैंक है ये प्लास्टिक कचरे का लेन देन करता है, और इसके लिए एक बाकायदा प्लांट लगाया गया है 10 मीट्रिक टन का, वो बनारस के आशापुर में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 किलो पॉलीथीन देने पर 4 रुपया मिलता है। जो पानी की खाली बोतलें होती हैं, जब वो 1 किलो आप देंगे तो उस पर 25 रुपया आपको मिलेगा। इस प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके प्लास्टिक के पाइप, धागे, जूते के फीते आदि सामग्रियां बनाई जाती हैं। ये पीपीपी मॉडल पर काम कर रहा है और पूरे देश के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है। करीब 150 से ज़्यादा लोग इस काम में लगे हैं। प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए गौरांग राठी, नगर आयुक्त और जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा का ये शानदार प्रयोग है। नदियाँ प्लास्टिक कचरे से पटी पड़ी हैं, नाले भटे पड़े हैं, जिसके चलते बरसात के सीजन में शहरों में
जल भराव होता है, गंदगियाँ नालियों से निकल कर सड़क पर आ जाती हैं, लोगों के घरों में जाती हैं। प्लास्टिक पन्नी पर सरकार ने कई बार बैन किया, लेकिन कोई रोक लग नहीं पाती है। लेकिन गौरांग राठी का यह प्रयोग अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा है। एक नौजवान आईएएस अफसर पूरे देश के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है कि वो एक प्लास्टिक कचरे के लेन देन को कितना आकर्षक बना सकता है। जिस कचरे को छूने से लोग डरते हैं, अब लोग उसी कचरे को इकट्ठा करने लगे हैं कि चलो इसको बेचकर कुछ पैसा ही मिल जाएगा और साथ साथ पर्यावरण की शुद्धता भी होगी। और जब ये कचरा रिसाइकिल होता है तो आप उसकी शुद्धता देखिए, आप उसकी चमक देखिए। योगी सरकार अपने अफसरों से जो उम्मीद करती है, उस उम्मीद पर ये दोनों अफसर खरे उतर रहे हैं। चूंकि पूरे देश की नज़र बनारस पर है, बनारस के विकास पर है और बनारस के पर्यटन पर है, ऐसे में वहाँ के अफसरों की चुनौती बहुत बड़ी है कि इस शहर को कैसे खुला और शुद्ध रखा जाए, गंदगी से इस शहर को कैसे बचाया जाए, जिसमें प्लास्टिक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये प्लास्टिक अगर रिसाइकिल होने लगेगी तो निश्चित ही बनारस क्या, देश के और जिले भी स्वच्छ हो जाएंगे। तो योगी सरकार समय समय पर अपने अफसरों को उनके इनोवेटिव प्रयोग के लिए शाबाशी देती रहती है, लेकिन बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जिनका काम नेपथ्य में रह जाता है, पर्दे के पीछे रह जाता है। वो जनता के सामने नहीं आ पाता, सरकार के सामने नहीं आ पाता, और उनकी जो चमक है वो दुनिया के सामने नहीं आ पाती। एक नौजवान अफसर जो अपनी सेवा के 5-6 साल में है, उसने अगर इतनी बड़ी समस्या से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए उत्साहित करने वाली कोई योजना शुरू की है, तो ये अपने आप में एक मिसाल बन सकती है उत्तर प्रदेश को प्लास्टिक कचरे से निजात दिलाने में। हम उम्मीद करें कि सरकार इस अवसर और इस योजना दोनों को आगे बढ़ाएगी। यूपी पुलिस में भ्रष्टाचार के आरोपों की गंगा के विपरीत कुछ नाम ऐसे हैं जो राष्ट्रीय फलक पर चमकने को बेताब है। यूपी के 6 आईपीएस अफसरों का पूरे देश में चयन हुआ है। फेम इंडिया एशिया सर्वे में देश के 50 श्रेष्ठ पुलिस कप्तानों का चयन किया गया है, उसमें यूपी से 6 आईपीएस अफसर हैं। बहुत खुशी की बात है कि ये जो नाम आए हैं ये निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके बारे में लोगों को कोई शक और शुबा नहीं है। इनकी ईमानदारी पर कोई उंगली भी नहीं उठा पाता। आज हम बात करेंगे यूपी के इन चमकते सितारों की, जिसमें हाल ही में कानपुर नगर के एसएसपी डीआईजी रहे प्रतिंदर सिंह का नाम है, गोरखपुर के एसएसपी डीआईजी रहे जोगिंदर कुमार का नाम है, आगरा के एसएसपी रहे बबलू कुमार, मेरठ के वर्तमान एसएसपी अजय साहनी, गाजियाबाद के पूर्व एसएसपी और अलीगढ़ के वर्तमान एसएसपी कलानिधि नैथानी और मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी को चयनित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनको बहुत जल्दी सम्मानित करेंगे। जो सर्वे हुआ है वो करीब 14 बिंदुओं का है। उसमें क्राइम कंट्रोल, जनता से संवाद, जवाबदेह कार्यशैली, त्वरित फैसला लेने की क्षमता, व्यवहार कुशलता, तमाम सारे आधारों पर इन अफसरों को चयनित किया गया है। तो बेहद खुशी की बात है, इतना बड़ा देश है 135-40 करोड़ लोगों का, उसमें 6 नाम अपनी सेवा से, अपने काम से लोगों के बीच पहचान बना रहे हैं। पुलिस की वर्दी का जो सम्मान है उसको और बढ़ा रहे हैं। हालांकि आप पुलिस की कार्यशैली से वाकिफ़ हैं, पुलिस का काम है कि तमाम लोगों को परेशान करना, पैसा बनाना। उसके विपरीत कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो नए नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। प्रतिंदर सिंह हो, जोगेंद्र कुमार हो, सरकार ने इनको जहां भी मौका दिया इन्होंने शानदार काम करके दिखाया। बबलू कुमार, अजय साहनी, कलानिधि नैथानी और प्रभाकर चौधरी अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए विख्यात हैं।
यूपी पुलिस में इनकी एक पहचान है। आम जनमानस के बीच वो बेहद सरल रहते हैं, लेकिन पुलिस के भ्रष्टाचार पर उनका रवैया काफ़ी कठोर है। और ख़ास तौर से कलानिधि नैथानी को इसलिए जाना जाता है। लखनऊ में एसएसपी रहने के दौरान कलानिधि नैथानी ने कई थानेदारों को सड़क से ही लाइन हाजिर कर दिया और वहीं उनकी गाड़ी छिनवा ली और उनको पैदल लाइन भेजा। बड़ी चर्चाएं रहीं उसकी। जनमानस उनकी कार्यशैली और त्वरित फैसले लेने से हमेशा संतुष्ट महसूस करता रहा। इसी तरह से अगर अजय साहनी को देखा जाए तो मेरठ जैसे चुनौतीपूर्ण जिले में 2 साल से जिस तरह से अपराधियों पर नकेल कसी है वो निश्चित ही सराहनीय है। मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर वो काफ़ी खरे उतरे हैं और जनता के लिए सरलता से उपलब्ध रहते हैं। यूपी पुलिस के ये ईमानदार चेहरे हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। फेम इंडिया एशिया सर्वे ने जो ये काम किया है, यूपी के बहुत सारे लोग इसको पहले से जानते हैं। योगी सरकार ने चुन चुन कर जिन अफसरों को मौका दिया, उन अफसरों में से ये नाम आज उनका सम्मान और उनका भरोसा दोनों बढ़ा रहे हैं। यूपी जैसे बड़े स्टेट में इन अफसरों की बड़ी ज़रूरत भी है, जिनके जीवन में ईमानदारी ही सबसे बड़ा मापदंड हो, सबसे बड़ा सिद्धांत हो। वो पुलिस अफसर निश्चित तौर पर गरीबों की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और ऐसे लोगों को सम्मान मिलना उनके मनोबल को भी बढ़ाता है और उनके काम को भी पहचान देता है। जब इस तरह का सम्मान अफसरों को हासिल होगा तो स्वाभाविक है कि वो और इच्छा शक्ति से और लगन से गरीबों की, पीड़ितों की सेवा करेंगे और पुलिस को इस लायक बनाएंगे कि जनता की नज़रों में उसकी छवि अच्छी हो और पुलिस जनता को उत्पीड़न न करने पाए। तो बहरहाल भारत समाचार और पावर सेंटर की ओर से भी इन 6 पुलिस अफसरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो आगे भी अपने जीवन में इस तरह से तमाम सारे मापदंड स्थापित करते रहें, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें, यही हम सबकी कामना है। बीजेपी की सरकार में यूपी में अनुशासन तार तार हो रहा है। कभी जूता चल जाता है, कभी थाने में कुर्ता फट जाता है। इस बार मामला प्रतापगढ़ जिले से जुड़ा है, जहां पर विधायक का कुर्ता फट गया और फिर उनको सड़क पर अर्धनग्न होकर लेटना पड़ा। रानीगंज से बीजेपी के विधायक हैं धीरज ओझा। जिला अधिकारी से मतदाता सूची में गड़बड़ी की किसी शिकायत को लेकर मिलने गए थे, जहां डीएम ऑफिस में एसपी आकाश तोमर से उनकी बहस हो गई। विधायक का आरोप तो यहां तक है कि कप्तान ने उनको पीटा। हालांकि योगी सरकार में कहा जाता है कि अफसर जनप्रतिनिधियों को आए दिन बेइज्जत करते हैं, वो उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो अगर किसी एसपी ने किसी विधायक का कुर्ता फाड़ डाला तो इसमें वैसे भी ज़्यादा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको याद होगा कि अलीगढ़ ज़िले में राजकुमार जो बीजेपी के विधायक हैं, थाना अध्यक्ष ने ही उनका कुर्ता फाड़ दिया था। यहाँ तो एसपी ने फाड़ा है, तब भी थोड़ा सम्मान बचा है। आकाश तोमर 2013 बैच के आईपीएस अफसर हैं और प्रतापगढ़ जाने के बाद से वो लगातार चर्चा में है। जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और देखा गया, उससे ये साफ साफ लगा कि धीरज ओझा और एसपी के बीच तगड़ी जबानी जंग हो रही है। कमरे के भीतर किसने किसको मारा ये रहस्य है, लेकिन बीजेपी की जो इज्जत है और जो बीजेपी के पार्टी का अनुशासन है वो तार तार हो गया है। जो पार्टी अपने आप को बड़ा अनुशासित कहती है और अपनी सरकार में अफसरों को खुली छूट दिए हुए है, उसके सामने इस तरह के कई मामले पहले भी आते रहे हैं। डीएम नितिन बंसल और एसपी आकाश तोमर पर इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सरकार अपने विधायकों को किस नज़रिए से देखती है, ये इस बात की ओर भी इंगित करता है कि सरकार की नज़र में अफसर ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, विधायक और संगठन के लोग शायद पीछे हैं, शायद उनकी वक़्त कम है।
उनकी सुनवाई कम होती है। अब चूंकि बहुमत की सरकार है तो ऐसे में विधायक या कार्यकर्ता चाहकर भी बहुत कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन सरकार को कम से कम ये चाहिए था कि इस मामले में कमिश्नर स्तर से कोई एक जांच बिठाती और इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद कुछ ऐसी कार्रवाई करती जो नज़ीर बनती। लेकिन शायद अभी तक इस ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया है। तो जो पार्टी रोज चुनाव में लगी है, अपने बड़े बड़े कामों का हवाला देती है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताती है, देश और दुनिया के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाला संगठन बताती है और अटल जी और तमाम सारे उनके महापुरुषों का वो नाम लेती है, उसके ज़माने में उसके कार्यकर्ताओं और विधायकों को सड़क पर कपड़ा उतार कर लेटना पड़ रहा है, कुर्ता फटा लिए घूम रहे हैं और कप्तान साहब अपना ठसक के साथ बने हुए हैं। डीएम और एसपी को इस तरह से जब सरकारी संरक्षण है तो विधायकों और कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न सहने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। नौजवान अधिकारियों को गुस्सा भी जल्दी आता है, उनको पद का तो अभिमान रहता ही है, लेकिन जब उनका कनेक्शन ऊपर से सीधा जुड़ जाता है तो वो नीचे विधायक और कार्यकर्ता को क्यों महत्व देंगे। तो स्वाभाविक है कि अगर बात निकलेगी तो बतंगड़ भी बनेगा और बतंगड़ बनेगा तो हाथापाई भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकरण में इस एंगल से भी आप इसको देख सकते हैं। तो विधायक की ज़्यादा कोई सुनवाई नहीं हुई, कुर्ता फटा लिए वो घूमते रहे। मीडिया ने जरूर उनको महत्व दिया, लेकिन उनकी सरकार ने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया है। तो जो दूसरों को ताने देते थे कि उनके दल में सब दागी हैं, उनके दल में सब भ्रष्टाचारी हैं और उनके दल में कोई अनुशासन नहीं है, उनके अपने घर में यहाँ इज्जत तार तार हो रही है, कुर्ता फटा जा रहा है, जूता खुलेआम चल रहा है और यही लोकतंत्र है। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर कुछ चटपटी और रोचक खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।